Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशिएंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेस इकोनॉमी। तो स्पेस इकोनॉमी में हमको क्या पढ़ना है कि बजट 24-25 ने अनाउंस किया है वेंचर कैपिटल फंड ऑफ ₹1000 करोड़ टू प्रमोट स्पेस इकोनॉमी। तो वेंचर कैपिटल फंड का अनाउंसमेंट हुआ है। की ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर रहे हैं? तो इन स्पेस है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो ऑटोनॉमस एजेंसी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट, एनेबल, ऑथराइज एंड सुपरवाइज वेरियस स्पेस एक्टिविटीज़। सेकेंड है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2020 में। ये एपेक्स नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है जो सेटअप हुई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया। फिर नेक्स्ट है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो शेड्यूल ए कैटेगरी कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में सेटअप हुई थी 2019 में टू हैंडल कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ इसरो। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ते हैं स्पेस सेक्टर में। तो वन वेब इंडिया है, अग्निकुल कॉस्मोस है, स्पेस बेस्ड स्टार्टअप्स है और विक्रम एस है। तो वन वेब इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट कंपनी टू प्रोवाइड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इन इंडिया, अप्रूवल रिसीव्ड फ्रॉम इनस्पेस। अग्निकुल कॉस्मोस की बात करते हैं तो आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। तो 3D प्रिंटेड इंजन से रॉकेट डेवलप किया। स्पेस बेस्ड स्टार्टअप की बात करें तो 200 स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया के स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और विक्रम एस इंडिया का एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट लॉन्च किया है 2022 में अंडर मिशन प्रारंभ। ठीक है, अब वेंचर कैपिटल फंड के बारे में देख लेते हैं। It will provide finance to start space tech startups and small and medium-sized enterprises. It will supplement initiatives like seed fund scheme launched by InSpace. Need for setting a venture capital fund. Increasing India's share in global commercial space economy to 10% by 2030. हमको 10% तक करना है, अभी presently 2% है. Ensuring availability of low-cost capital is space sector is capital intensive domain. अब इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं स्पेस टेक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए? इंडिया की स्पेस पॉलिसी है, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क है, अटल इनोवेशन मिशन है जिसमें अटल स्पेस चैलेंज होता है, 100% FDI अलाउड है विथ रूल्स फॉर स्पेस सेक्टर अंडर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कैप्स है। जैसे पहला देखते हैं हम सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन, सैटेलाइट डाटा प्रोडक्ट, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट। तो सेक्टोरल कैप है 100%, बट एंट्री रूट में 74% ऑटोमेटिक है, बियॉन्ड 74% गवर्नमेंट रूट है। फिर नेक्स्ट सेक्टर है लॉन्च व्हीकल्स एंड एसोसिएटेड सिस्टम और सब सिस्टम्स, क्रिएशन ऑफ स्पेस पोर्ट्स फॉर लॉन्चिंग एंड रिसीविंग स्पेस क्राफ्ट। तो इसमें 100% सेक्टोरल कैप है, ऑटोमेटिक रूट से 49% और बियॉन्ड 49% गवर्नमेंट रूट से। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स और सब सिस्टम्स फॉर सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट। तो उसमें 100% सेक्टोरल कैप है और 100% ऑटोमेटिक है। ठीक है, फिर आते हैं हम वॉलेंट्री व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लॉन्च्ड द वॉलेंट्री व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। ठीक है, इसी को बोलेंगे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। अब इस प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर फेजिंग आउट अनफिट पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। फेज आउट करना है अनफिट पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस। प्रीवियसली यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021 में टू ग्रेजुअली फेज आउट 15 to 20 ईयर्स ओल्ड व्हीकल्स। अब की हाइलाइट्स क्या हैं इसके वॉलेंट्री व्हीकल मॉडर्नाइजेशन स्कीम के कि सर्कुलर इकोनॉमी में हेल्प करेगा।
दूसरा है व्हीकल्स दैट फेल द फिटनेस टेस्ट विल बी स्क्रैप्ड एंड ओनर्स विल रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. तो स्क्रैपेज सर्टिफिकेट मिलेगा एज अ प्रूफ विच कैन बी यूज टू अवेल डिस्काउंट्स ऑन परचेजिंग न्यू व्हीकल्स. फिर इंसेंटिव्स क्या है स्क्रैपिंग के लिए? मैन्युफैक्चरर्स हैव अनाउंस्ड वेरियस इंसेंटिव्स टू एनकरेज व्हीकल स्क्रैपिंग. फर्स्ट है कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफर डिस्काउंट्स ऑफ अप टू 3% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस. Passenger vehicle manufacturers offer discounts of up to 1.5% of ex-showroom price. These discounts are over and above the scrap value provided by RVSFs and government incentives like motor vehicle tax concessions and waivers on registration fees. ठीक है, तो ये सब benefits मिलते हैं. और वॉलेंट्री व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम देख लो. कमर्शियल व्हीकल्स हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, और फिटनेस वुड बी मैंडेटेड थ्रू ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन फॉर व्हीकल्स. तो कमर्शियल व्हीकल में रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल इज लिंक टू वैलिडिटी ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट. CVs undergo fitness test every commercial vehicles undergo fitness test every 2 years and first 8 years and annually thereafter. प्राइवेट व्हीकल्स में क्या होता है? फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 15 years. वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट इज नेसेसरी फॉर रिन्यूएबल ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर 15 years. रिन्यूअल इज वैलिड फॉर 5 years. अब फिटनेस जो है फ्रॉम 1 April 2023 फिटनेस टेस्टिंग फॉर हैवी कमर्शियल व्हीकल्स proposed to be mandated through automatic testing stations only. Or for all other classes of commercial vehicles as well as private vehicles, fitness testing through automated testing station proposed to be mandated in phases from 1st June 2024. ठीक है. फिर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान क्या है? ट्रांसमिशन से रिलेटेड जो है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्चेज नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन से रिलेटेड. इसमें क्या है? इट एम्स टू ट्रांसमिट 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 एंड 600 गीगावाट बाय 2032. इट हेल्प्स टू मीट द पीक डिमांड ऑफ 458 गीगावाट बाय 2032. प्लान्स टू इंक्रीज इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी टू 168 गीगावाट बाय 2032. Incorporates innovations like 10 gigawatt offshore wind farms. Aims to address power needs of green hydrogen and green ammonia manufacturing hubs. Covers cross-border interconnections with Nepal and Bhutan. तो इसमें नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन की बात हो रही है दैट हैव बीन डेवलप्ड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड ट्रस्टेड अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. Transmission system establishes the link between source of generation and distribution system which is connected to load and ultimate consumer. अब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बात करते हैं. इट वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर रिपील्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 विच हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. मेंबर्स क्या है? CEA consists of not more than 14 members including chairperson of whom not more than 8 members are full-time members appointed by central government. Functions क्या है? Advise central government on national electricity policy, specify technical standards for construction of electricity plants, electric lines and grid connectivity. ये सब आता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अंदर. अब आते हैं हम नेक्स्ट टेक्सटाइल सेक्टर. तो अकॉर्डिंग टू इंडियाज ट्रेड डाटा, इंडियाज टेक्सटाइल सेक्टर इज सेट टू ग्रो टू $350 billion by 2030. ठीक है. टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ इंडिया में कंट्रीब्यूशन क्या है? डोमेस्टिक अपैरल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 2.3% टू कंट्रीज GDP. ट्रेड की बात करें तो 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये टेक्सटाइल एंड अपैरल का. एक्सपोर्ट में बात करें तो USA एंड EU आर मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस. और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है कंट्री में. ठीक है. अब मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं टेक्सटाइल सेक्टर के लिए? तो अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, इसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. फिर समर्थ है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर. ये 2 साल के लिए 2024 से 25 और 25 to 26 एड्रेसेस द स्किल्ड मैन पावर रिक्रूटमेंट. PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क है PM मित्रा. नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है टेक्सटाइल्स के लिए. ठीक है. फिर विजनेक्स्ट, इसमें क्या है? यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर ने इंडिया का फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव विजनेक्स्ट लॉन्च किया है. ये इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24-25 वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड. ये विजनेक्स्ट क्या है? बाइलिंगुअल वेब पोर्टल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का. combines artificial intelligence and emotional intelligence to identify, map and analyze geo-specific fashion trends reflecting India's plurality and cultural diversity. तो विजनेक्स्ट कहाँ का है? NIFT का है. अब आते हैं हम टेक्निकल टेक्सटाइल में. तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशंस एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी हैज़ अप्रूव्ड 7 स्टार्टअप प्रपोजल्स अंडर ग्रेट स्कीम इनिशिएटिव
कौन से स्कीम में? ग्रेट स्कीम, ये ध्यान रखना। ग्रेट का फुल फॉर्म क्या है? ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेशंस इन टेक्निकल टेक्सटाइल इनिशिएटिव। एक बार और देख लो, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल स्कीम। ये क्या है? नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल नोडल एजेंसी है, नोडल मिनिस्ट्री है। ऑब्जेक्टिव है इनकरेज करना है यंग इनोवेटर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट्स को इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल टू ट्रांसलेट देयर आइडिया इनटू कमर्शियल टेक्नोलॉजी। और ग्रांट इन एड मिलेगी नॉर्मली अप टू 50 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। अब टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर द टेक्सटाइल मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स यूज्ड प्राइमरीली फॉर देयर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज रेदर देन एस्थेटिक और डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एस्थेटिक और डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इनको फंक्शनल और टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इनके एप्लीकेशंस है एग्रीकल्चर में, रोड में, रेलवे ट्रैक्स में, स्पोर्ट्स वियर में, हेल्थ में, बुलेट प्रूफ जैकेट में, फायर प्रूफ जैकेट में और स्पेस एप्लीकेशंस में। इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट है, ये 5th लार्जेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड। अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देख लेते हैं। तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है टू पोजीशन द कंट्री एज अ ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल। स्कीम्स है पीएम मित्रा स्कीम और SITP मतलब स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। मैंडेटरी यूजेज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल है और क्वालिटी कंट्रोल रेगुलेशंस है फॉर जियो टेक्सटाइल, एग्रो टेक्सटाइल, मेडिटेक टेक्सटाइल, डेवलपमेंट ऑफ न्यू HSN कोड डेडिकेटेड टू टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सब आएगा टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर। अब आते हैं अदर की डेवलपमेंट्स में। तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, कंबाइंड ICI इंक्रीज्ड बाय 6.7% इन February 2024 एज कम्पेयर टू इंडेक्स ऑफ February 2023। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ये क्या मेजर करता है? कंबाइंड एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं फर्टिलाइजर, सीमेंट, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ये जो है ना वो 40.27% ऑफ वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काउंट करते हैं। तो IIP है ना, तो 8 कोर इंडस्ट्रीज उसका 40% है। पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट का हाईएस्ट वेटेज है, फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चेंज होता रहता है, तो जैसे इस साल के पेपर में आएगा तो पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये कौन रिलीज करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ध्यान रखना 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स। फिर आते हैं नवरत्ना स्टेटस, जो नेक्स्ट टॉपिक है। Department of Public Enterprises has granted Navratna status to Indian Renewable Energy Development Agency Limited and Solar Energy Corporation India Limited. इन दोनों को मिला है नवरत्ना स्टेटस। IREDA is under administrative control of Ministry of New and Renewable Energy. It was established as a non-banking financial institution in 1987. किसके जैसे? NBFC के जैसे। SECI is a central public sector enterprise under the Ministry of New and Renewable Energy. ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। स्टेटस ऑफ नवरत्ना इज बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स सच एज CPSEs विच आर मिनी रत्ना एंड हैव अटेंड एक्सीलेंट और वेरी गुड MOU रेटिंग इन 3 of the last 5 years एंड हैविंग कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 और अबव। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं मिनी रत्ना स्टेटस का। तो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 2 है, उनका अलग अलग प्रॉफिट स्टेटस के हिसाब से होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं एक्सपर्ट कमिटी ऑन डेवलपिंग गिफ्ट IFSC। Expert Committee on Developing GIFT IFSC as Global Finance and Accounting Hub submits report to International Financial Services Center Authority. किसको सबमिट करी है रिपोर्ट? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी को। Committee was formed following a Ministry of Finance notification which classified bookkeeping, accounting, taxation and financial crime compliance as financial services. किस एक्ट के हिसाब से? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एक्ट 2019। अब IFSC के बारे में देख लेते हैं। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी IFSC was established as a special economic zone in Gujarat. IFSC caters to customers outside the jurisdiction of domestic country. Such centers deal with flows of finance, financial products, financial services and financial institutions in IFSC in India. ठीक है, तो ये हुआ एक्सपर्ट कमिटी ऑन डेवलपिंग गिफ्ट IFSC। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में क्या है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रेजेस इंडियाज़ गोल्ड कंजम्पशन प्रोजेक्शन टू 850 टन्स, कि हमारा गोल्ड कंजम्पशन बढ़ जाएगा 850 टन्स तक। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कब बना था? 1987 में बना था बाय सम माइनिंग कंपनीज।
इट इज़ द अथॉरिटी ऑन गोल्ड एंड एक्सप्लोर्स यूनिक गोल्ड मार्केट्स एंड कंडक्ट्स रिसर्च। ये लीडिंग एक्सपोर्टर कौन कौन है गोल्ड के? स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, यूएई। लीडिंग इम्पोर्टर्स हैं स्विट्ज़रलैंड, चाइना, यूएई, यूके एंड इंडिया। मतलब स्विट्ज़रलैंड इम्पोर्टर भी है, एक्सपोर्टर भी है। टॉप प्रोड्यूसर है चाइना, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा, यूएसए। इन इंडिया लार्जेस्ट रिसोर्सेज ऑफ गोल्ड आर इन बिहार, राजस्थान, कर्नाटका। रिसोर्सेज की बात कर रहा है, ठीक है। और इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर आफ्टर चाइना। तो आई होप ये क्लियर होगा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल वाला टॉपिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है निधि कंपनीज। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्रैक्स डाउन ऑन द एरेंट निधि कंपनीज। तो जो निधि कंपनीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है उसके बारे में बोला है। निधि कंपनी क्या होती है? निधि कंपनी इज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के अंदर है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। इट कंप्लाइज विद द निधि रूल्स 2014 मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज। अब ऑब्जेक्टिव क्या है निधि कंपनीज का? टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स, जिससे सेविंग्स हो सके। इट रिसीव्स डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड लेंड्स टू इट्स मेंबर्स ओनली। मेंबर्स को ही बस देते हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। क्राइटेरिया क्या है? नॉट लेस देन 200 मेंबर्स होना चाहिए, कम से कम 200 तो होना ही चाहिए। नेट ओन्ड फंड ऑफ 10 लाख रुपीज़ और मोर, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ISI मार्क। गवर्नमेंट मेक्स इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क मैंडेटरी फॉर स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल्स थ्रू अ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। किसके हिसाब से किया है? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से किया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ISI मार्क क्या होता है। तो ISI मार्क डेवलप किया है BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, एश्योरिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स ISI मार्क मैंडेटरी फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स अंडर स्कीम 1 of BIS through issuance of quality control orders. ISI मार्क है वो मैंडेटरी है सर्टेन प्रोडक्ट्स के लिए टू बी सोल्ड इन इंडिया सच एज इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, स्विचेस, मोटर्स, हीटर, किचन अप्लाइंसेज, सीमेंट, ऑटोमोबाइल एसेसरीज, मेडिकल इक्विपमेंट, स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स और टॉयज़। अब BIS क्या है? BIS नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, जो BIS एक्ट 2016 से बनी है। It aims at harmonious development of activities of standardization, marking and quality certification of goods. अदर BIS स्टैंडर्ड्स क्या है? हॉलमार्क है और इको मार्क है। इको मार्क है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए और हॉलमार्क है प्रीशियस मेटल आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। फिर ग्रीन शूट्स की बात करते हैं। RBI held that India's rural economy is playing the role of green shoots in fast moving consumer goods. तो RBI ने बोला है कि जो इंडिया की रूरल इकोनॉमी है वो ग्रीन शूट्स का रोल प्ले कर रही है इन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। ग्रीन शूट्स क्या होती है? दीज आर साइंस दैट एन इकोनॉमी और अ सेक्टर इज ग्रोइंग आफ्टर एन इकोनॉमिक डाउन टर्न। मतलब एक रिसेंट में इकोनॉमिक डाउन टर्न आया, उसके बाद भी यदि इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसको बोलते हैं ग्रीन शूट। तो ये रोल कौन प्ले कर रहा है? इंडिया की रूरल इकोनॉमी। अब FMCG सेक्टर्स क्या होते हैं? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टर्न ओवर कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स, दैट इज गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, मार्केटेड एंड कंज्यूम्ड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। डिटर्जेंट्स, टॉयलेटरीज, टूथ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं एनहांस्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। फिनलैंड इज सपोर्टिंग लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू द प्रोजेक्ट फंडेड बाय एनहांस्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। कौन सपोर्ट कर रहे हैं? फिनलैंड। ये फ्रेमवर्क होता क्या है? ये ओनली मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है डेडिकेटेड टू असिस्टिंग LDCs टू यूज ट्रेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। 51 कंट्रीज पार्टनर हैं इसके, और ये मैनेज कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है टेलीकम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल भारत निधि रूल्स 2024। तो जो नए रूल्स आए हैं उसके बारे में। टेलीकम्युनिकेशन रूल्स हैव बीन नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 टू ऑपरेशनलाइज द डिजिटल भारत निधि। तो अब डिजिटल भारत निधि क्या होती है? इसी एक्ट से बनी हुई है फॉर फंडिंग टेलीकॉम स्कीम्स इन अंडर सर्व्ड और रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज एट अफोर्डेबल प्राइजेस। तो इसी ने रिप्लेस किया USFOF था ना जो अर्लियर, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर, उसको इसने रिप्लेस कर दिया है। तो ये क्या था? एक नॉन लैप्सेबल पूल था फंड्स का, यूनिवर्सल एक्सेस लेवी से जो बनता था, जिसमें 5% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू दिया जाता था, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर दिया डिजिटल भारत निधि ने। फिर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द लास्ट टॉपिक इज NCOE फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। तो फॉर्मेशन ऑफ NCOE इन सब चीज़ों के लिए बना है, अलाउज फॉर 2022-23 बजट अनाउंसमेंट्स।
इसके फीचर्स क्या है? सेक्शन 8 कंपनी एक्ट के जैसे बना है। प्रोविजनली नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इमर्सिव क्रिएटर्स, विजुअल रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, ये सब में। इट विल फंक्शन एज एन इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, और ये क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। क्रिएटिव इकोनॉमी को ही ना ऑरेंज इकोनॉमी भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एसेंशियली इट इज़ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपॉन विच क्रिएटिव इंडस्ट्रीज आर क्रिएटेड। तो ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें साइकिल ऑफ क्रिएशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब आता है। इंडिया में ये $30 बिलियन की इंडस्ट्री है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 8% ऑफ इंडियाज़ वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम इसमें कुछ PYQs देखेंगे। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चंस देखते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 20 देखो। इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट फॉर लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स। तो जब साइबर इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या क्या चीज़ें कवर रहती हैं? तो फर्स्ट है, इसमें चूज़ द करेक्ट आंसर है, मल्टीपल ऑप्शंस, तो एक एक कट भी करते जाना। कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर, तो मालवेयर आएगा तब तो कवर्ड रहेगा ही। कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट इफ़ प्रूव्ड सो, मतलब कोई विलफुली डैमेज कर रहा है उस केस में, तो तब तो नहीं होगा ना, पता चल जा रहा है विलफुली हो रहा है, तो सेकेंड वाला नहीं होगा। तो डायरेक्टली आंसर आ गया 1, 3, 4। तो थर्ड था, पढ़ लेते, कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। और नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये भी अप्लाई होता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट है वर्कर प्रोडक्टिविटी रुपीज़ पर वर्कर एट 2004-05 प्राइजेज इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज्ड इन रूरल एरियाज। तो बोल रहे हैं वर्कर प्रोडक्टिविटी अर्बन एरिया में बढ़ी है, रूरल एरिया में कम हुई है। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीज्ड, तो बोल रहा है कि स्टेडली इंक्रीज हुआ है परसेंटेज शेयर रूरल एरिया में। ये तो स्टेडली कुछ भी नहीं है, तो कट हो गया। तो 3, 4 और 3 बचा। तो थर्ड स्टेटमेंट मतलब सही है। इन रूरल एरिया द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज, ये तो हमने खुद देखा है, नॉन फार्म इकोनॉमी बढ़ी है। और फोर्थ है द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, तो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है, तो रेट तो कम हुई है एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो 3 और 4 इसका आंसर हो गया। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। विथ रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो उसमें फर्स्ट है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, तो बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस प्रोहिबिटेड हैं। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेटमेंट है दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बोथ गुड्स एंड सर्विसेज में अप्लाई होता है, जबकि ये नहीं है, ये सिर्फ गुड्स में अप्लाइड है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो कट कर दो। डायरेक्ट आ गया आंसर 1 और 3। तो थर्ड क्या था, दे आर नॉट कंसर्न्ड विथ रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये सही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अलग है इन्वेस्टमेंट वाला मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉन फाइनेंशियल डेट में क्या क्या आता है, तो ये तीनों चीज़ ना नॉन फाइनेंशियल डेट में आती है। हाउसिंग लोन्स ओन्ड बाय हाउस होल्ड्स, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड और ट्रेजरी बिल्स, ये तीनों। ठीक है, इसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी डाउट है बट ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो यूपीएससी ने आंसर माना है 1, 2, 3, हाउसिंग लोन्स भी, अमाउंट स्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स भी और ट्रेजरी बिल्स भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम सीन इन द न्यूज़ रेफर्स टू, क्या चीज़ है ये? ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल है, बुलियन है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है या यूरेनियम है? तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, वो क्रूड ऑयल है। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इंडिया के ट्रेड के हिसाब से बताना है। तो फर्स्ट इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंटाइज इम्पोर्ट्स, तो बोल रहे हैं मतलब हमारा जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट माइनस मर्चेंटाइज इम्पोर्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, सरप्लस रहेगा। तो एक्सपोर्ट हमारा सरप्लस नहीं डेफिसिट रहेगा, एक्सपोर्ट हमारा कम है बोल रहा है, तो सही बात है, हमको पता है हमारा एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है, तो फर्स्ट सही है। तो 2, 4 और 3 कट गया। इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड मशीनरी हैव डिक्रीज इन द रिसेंट पास्ट, तो डिक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, इम्पोर्ट बढ़ाई है। इंडियाज़ एफर्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, तो ये तो है ही ना, ये तो फिक्स है, पता ही हमको, थर्ड सही है, तो 1 और 3 सही है। फिर फोर्थ देख लेते हैं, इंडिया सफ़र्स इन ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट और करेंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये भी हमको पता है कि हमारा ओवरऑल करेंट अकाउंट डेफिसिट है। ठीक है, तो इसलिए हो गया हमारा आंसर फोर्थ, मतलब डी। फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो उसमें इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स, द प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट और यूटी एट इंडिया। तो बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड होता है, मतलब कितना, मतलब बहुत सारा पल्सेज, ऑयल सीड, सब में आप अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट कर सकते हो एमएसपी पे। सेकेंड बोला इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेज एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट और यूटी एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं होता है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। और अनलिमिटेड नहीं होता है, क्वालिटी कंट्रोल्स वगैरह होती है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमको फर्स्ट है वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन दैट इन डब्ल्यूपीआई। तो बोल रहे हैं सीपीआई में फूड का वेटेज ज़्यादा है, तो आप खुद भी सोच सकते हो कंज्यूमर से रिलेटेड है तो फूड का वेटेज ज़्यादा है। डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइजेज ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज। तो ये भी सही है, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं होती हैं। थर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अपने फर्स्ट और सेकेंड देखा ना, सही है। तो अब थर्ड वाला देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ ऑप्टेड डब्ल्यूपीआई एज अ की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स। तो डब्ल्यूपीआई ने सीपीआई रखा है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 1 एंड 2 और 2, तो अभी हमने देखा कि 1 भी सही है कि फूड का वेटेज सीपीआई में ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 1 एंड 2, दैट इज़ स्टेटमेंट 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने अपना इकोनॉमी पीटी 365 कवर किया। एक मिनट में अपन बैक टू द इकोनॉमी पीटी 365 आ जाते हैं।